केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और उसके मौर्य प्रशासन के बारे में। आइए। 322 बीसी से 185 बीसी तक, जब से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सिंहासनारूढ़ होते हैं उस समय से लगाकर 185 बीसी तक। मौर्य काल के में चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करने से पहले उनके जीवन परिचय, उनके प्रशासन, उनकी विजयों को जानने के लिए सबसे पहले हमें उनके इतिहास को उनके इतिहास को जानने के सोर्सेज जान लेना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहले मौर्य काल के इतिहास जानने के सोर्सेज। उनको पहले हम अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर देंगे, जैसे ब्राह्मण साहित्य है, इसके अंदर देखिए आप सबसे पहला जो सोर्सेस है इसका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके अंदर 15 प्रकरण, कितने चैप्टर हैं, इनके अंदर जो चैप्टर होते हैं उनको प्रकरण कहते हैं। पंद्रह अधिकरण और 180 प्रकरण। ठीक है, मौर्य काल का जो प्रशासन है उसको जानने का सबसे जो पहला जो उसी काल के अंदर जो लिखा गया जो सबसे अच्छा जो सोर्सेस है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। उसके बाद में सोमदेव की कथा सरित्सार, सोमदेव की कथा सरित्सार, सैमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इसके अलावा ये भी जानकारी देते हैं मौर्य काल के बारे में। मुद्रा राक्षस के ऊपर ढूंढी राजनीतिका लिखी है। इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा नंद शासकों के शासक जो अंतिम नंद शासक था घनानंद, उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र किया गया उस षड्यंत्र की जानकारी इसके विरुद्ध है। घनानंद के विरुद्ध किए षड्यंत्र की जानकारी। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका में रचे गए, इसलिए इन दोनों को सिंहली बौद्ध ग्रंथ कहते हैं।
सिंहलीबोध ग्रंथ। ठीक है। अब इसके बाद जैन साहित्य में जैन साहित्य के अंदर आते हैं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, और भद्रबाहु का कल्पसूत्र। ये जैन साहित्य में आते हैं। अब तमिल साहित्य है। तमिल साहित्य के अंदर एहनानूर, एहनानूर और मुरनानूर। एक मामूलदार नामक कवि है, कभी भी जानकारी देता है, कभी भी इनकी जानकारी देता है, इनकी जानकारी देता है, जानकारी देता है। तिब्बती ग्रंथ है दो, कंग्यूर और तंग्यूर। ये भी इनके बारे में जानिए। अब देखते हैं और जो विदेशी जो पर्यटक थे, विदेशी राजदूत वगैरह, विदेशी जो साहित्यों में भी इनकी जानकारी मिलती है, उनमें उनके नाम लिख लेते हैं। मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की इंडिका में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बन के आया था। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसके अंदर भी इनका विवरण, इसका जो मूल जो संस्करण है वो तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद में जितने भी जो राइटर हुए, जो यूनानी जो विद्वान हुए, उन्होंने इसके बारे में जो जानकारी लिखी है उनमें इनका जो वर्णन मिलता है। मूल संस्करण नहीं मिलता है, लेकिन कालांतर के जो कालांतर के लेखक जानकारी देते हैं। इसके अंदर भारतीय समाज को 7 भागों में बताया गया है। भारतीय समाज को 7 भागों में
ठीक है, ये विदेशी लेखक हो गए। इसके अलावा जो मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं, है ना, मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के और अशोक के समय के मौर्यकालीन अभिलेखों में अभिलेख, एक चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य और दूसरे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख हैं, एक तो महास्थान जो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में, महास्थान, ठीक है। और दूसरा है शाहगोरा जो यूपी में। ये तो रहे मौर्य काल के इतिहास को जानने के सोर्सेस। अब हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उदय और उसका प्रशासन। भारत के अंदर मौर्य वंश की नींव पढ़ना पूरे भारत के अंदर मौर्य वंश की नींव पढ़ना ना केवल पूरे भारत के अंदर, वो सिर्फ उत्तर पश्चिम के अंदर, बल्कि पूरे भारत के अंदर एक नई बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। एक तो इससे पहले जो राजतंत्र थे, यानी कि राजतंत्र थे, वो बहुत छोटे छोटे थे। इससे पूरे भारत के वर्ष एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है, यानी कि बड़े स्तर पर एक राजतंत्र स्थापित होता है। तो उससे पहले पश्चिमोत्तर भारत में देखें तो सिकंदर जो 326 ईस्वी पूर्व में भारत के जो पूर्वोत्तर जो भाग था, भारत का जो पूर्वोत्तर भाग था, ये वाला जो भाग है उसके ऊपर 326 BC में सिकंदर ने आक्रमण किया था। और कुछ वर्ष रहने के दो एक सालों बाद में जब वो वापस गया तो 323 BC में उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय मगध के अंदर घनानंद का शासन था। किसका शासन था? घनानंद का शासक था। और घनानंद जो था वो निर्दयी तानाशाही शासक था। जनता उसके शासन से त्रस्त हो चुकी थी, ठीक है। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य हैं और वो चाणक्य की सहायता से हिंदू इस वाले जो भाग है उसको प्राप्त करने में सफल रहता है। यहीं से उसकी नींव जो पड़ती हैं वो बाद में मगध में पाटलिपुत्र तक जीतने के बाद समाप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जो जीवन है
वो बहुत दयनीय स्थिति का था, बहुत गरीब स्थिति का था। ऐसा अलग अलग ग्रंथों के अंदर, यूनानी ग्रंथों के अंदर, जो बौद्ध ग्रंथों के अंदर, महावंश के अंदर और यूनानी ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसा। तो क्या हुआ कि देखो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक कहा जाता है कि एक जो अलग अलग जो पुराणों के उसके यूनानी उन महावंश में एक बात आती है महावंश के अंदर, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अंदर, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उसका संबंध जो है वो नहीं, उसके अंदर मुद्रा राक्षस में ये बात आती है। मुद्रा राक्षस की बात है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस की, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। तो चंद्रगुप्त मौर्य है जो एक नंद शासक हुआ था। एक नंद शासक की दो पत्नियां थी। सुवर्य थी। एक उच्च जाति की पत्नी थी, एक निम्न जाति की पत्नी थी। और इससे ये चंद्रगुप्त और इसके 99 भाई पैदा हुए। फिर इस उच्च जाति के जो पुत्र जो पैदा हुआ नंद, उसने इनके 99 भाइयों को मार दिया। फिर एक जो चंद्रगुप्त बचा, तो इसने बदला लेने के लिए फिर इनसे युद्ध किया। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ यानी कि चाणक्य की कुछ बातें। चाणक्य जो इसका सहयोगी था, चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी यानी प्रधानमंत्री, वो बचपन में बहुत तेज तर्रार थे। बचपन में बहुत तेज तर्रार थे, यानी कि छोटी अवस्था में इन्होंने वेद पुराण आदि का ज्ञान वो प्राप्त कर लिया था। लेकिन एक बार इसकी जो माता ने इसको बोला कि तुम्हारे जो भाग्य के अंदर किसी राजतंत्र का शासन वगैरह लिखा गया और तुम मुझसे दूर हो जाएगा। तो फिर इसने अपने माता से बोला कि मेरे किस भाग में ऐसे तूने भाग्य को नजर आया कि दांतों के अंदर। तो उसने अपने दांत तोड़ दिए। फिर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं शासन नहीं करूँगा। फिर एक बार वो अब दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए नंद शासक घनानंद के दरबार में गए, तो घनानंद ने उसको अपमानित कर दिया। तो उस दिन उन्होंने गांठ बांध ली कि मैं नंद वंश के नंदों का मैं शासन का विनाश कर दूंगा। तो फिर ये एक ऐसे युवा की तलाश में था जो बहुत कुशल हो, बहुत चतुर हो। तो एक बार वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जब बालक था, ये बात जान लेनी चाहिए कि चंद्रगुप्त का जब जन्म हुआ था, जन्म के बाद में उसे एक गोपालक ने ले लिया था। मतलब कई सारी कथाएं हैं उसकी। तो एक कथा के अंदर ये कथा अलग है, ये कथा थोड़ी अलग है, यानी कि एक कहीं दृष्टांत मिलता है। उसके गोपालक ने ले लिया था। गोपालक के बाद में इसने शिकारी ने खरीद लिया और शिकारी के घर के बाहर वो
खेल रहा था, राजकिलम खेल खेल रहा था। राजकिलम यानी कि जो राजा लोग जो खेल खेलते हैं, धनुष बाण वाला, ऐसा कोई खेल खेल रहा था। तो ये खेल खेलते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया। फिर इसने प्रतिज्ञा की कि इस चंद्रगुप्त को मैं बहुत एक अपनी शिक्षा दीक्षा देकर मैं इस नंद वंश का विनाश करूंगा। ठीक है। फिर इस प्रकार से चाणक्य और जो चंद्रगुप्त की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में वो एक योजना बनाते, योजना बनाने के बाद में एक ऐसी योजना बनाते कि जो पाटलिपुत्र है जहाँ पर नंद वंशों का शासन था, उसी के आस में किसी गांव के अंदर वो विद्रोह कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उन गांव के ऊपर आक्रमण करते हैं तो जनता उसकी विरुद्ध विद्रोह करती है, उनको भगा देती है और पीट पीट कर भगा देती है। तो फिर फिर कुछ दिनों बाद में ये जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ दिनों बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर ये जानकारी लेने जाते हैं कि ये बोले तो गुप्त जानकारी लेने जाते हैं कि हम हारे क्यों, हमारी हार का जो मेन जो कारण क्या था। तो वो किसी के घर में रुकते हैं, किसी वेश्य के घर में। और जब कोई वेश्य जो अपने जो पुत्र को पोए खिला रही थी, एक माँ अपने पुत्र को पोए खिला रही थी कटोरी उसके अंदर, थाली के अंदर डाल के, तो पोए पूरा भरा हुआ था, पोए की थाली पूरी भरी हुई थी। तो उसकी बच्चा जैसे ही वो पोए खाने लग गया तो उसने बीच में हाथ डाल दिया। तो उसकी माँ कहने लगी कि तू क्यों चंद्रगुप्त मौर्य की तरह कर रहा है, चंद्रगुप्त की तरह कर रहा है, तू मूर्ख थोड़ी ना है जो कि बीच में हाथ डालेगा के। तो बच्चे ने पूछा क्यों, कि ऐसा मैंने क्या किया कि अगर बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा ही, साइड से खाते हैं कि जो भाग ठंडा होता है वो वाला भाग। तो फिर उसने फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को बात समझ में आई कि हमने के कहाँ गलती की। फिर वो योजना बनाते हैं और जहाँ पर सिकंदर आक्रमण करके गया था, तो जहाँ पर सिकंदर वो आक्रमण करके गया था और राज्य स्थापित करके गया था, उसके आसपास वाले भाग को वो जीतने का कुछ प्रयास करता है। ये सिंधु और उसके आसपास का एरिया, सिंधु और उसके आसपास के एरिया पर जब उसने आक्रमण किया था, उसके भाग को हड़प लिया था। फिर उसके जो पे कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करने से पहले भी उसकी सिकंदर से मुलाकात हुई थी, लेकिन सिकंदर ने उसको कोई ज़्यादा तवज्जो दी नहीं थी, ऐसा कहीं पढ़ने में मिलता है। लेकिन उसके बाद में जब ये सिकंदर वहाँ से चला जाता है, उसके बाद में उसका राज्य का जो दो भाग, उसके राज्य के दो अधिकारी होते हैं, एक तो सेल्यूकस और एंटिगोनस। और राज्य के ऊपर अधिकार को लेकर दोनों के अंदर जंग छिड़ती है और उसके अंदर सेल्यूकस विजेता होता है और निकेटर की उपाधि धारण करता है। और एंटिगोनस है वो भाग जाता है मिस्र के अंदर, भाग जाता है। अब जब सेल्यूकस है और सेल्यूकस फिर धीरे उस भारत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करने लगता है, भारत के ऊपर की अधिकार की तैयारी करने लगता है। लेकिन पहले स्थिति अलग थी, क्योंकि घनानंद उसके मगध के अंदर घनानंद शासक हुआ करता था। और अब जो है वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। नहीं, इससे पहले की बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर के, इधर आइए, पहले सेल्यूकस निकेटर के आने से पहले की बात, जब वहाँ पर वह जो उत्तर पश्चिम के अंदर जब एक क्या कहेंगे उसे कलह छिड़ गई थी कि किसी शासक के मरने के बाद में वहाँ पर कलह छिड़ जाती है। तो कलह छिड़ गई थी, तो उस कलह का फायदा होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंजाब वाला जो इलाका था उत्तर पश्चिम के अंदर, वहाँ पर अधिकार कर लिया और उसी को बेस मानकर वो उसने बाद में पाटलिपुत्र को और उसके आसपास को छीन लिया, मगध को छीन लिया। फिर इनके बीच में युद्ध हुआ था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान को
अभियान की बात करते हैं। विजय अभियान से पहले वो कहीं ऐसे बातें मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति जो हुई वो कैसे हुई। कहीं जो तर्क मिलता है, एक में कोई कहता है कि शूद्र था ये, और कोई कहता है कि ये क्षत्रिय था। और शूद्र कहने वालों के अंदर ज़्यादातर ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसको शूद्र कहते हैं। और जो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय कहने वालों में मोस्टली जो है वो बौद्ध हैं, और दूसरे हैं जैन, और एक और वर्ग है जो उसको सामान्य कुल में उत्पन्न बताते हैं। कि सामान्य कुल बोले तो उसकी सामाजिक स्थिति को नहीं बताते, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति था, कोई बड़ा व्यक्ति वगैरह नहीं था, सामान्य कुल में उत्पन्न। ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसको शूद्र क्यों कहते हैं? देखो, इससे पहले जो घनानंद का जो शासन था, उससे पहले नंदों का शासन था, और नंदों से पहले शासन था शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का। और शिशुनाग वंश था वो ब्राह्मण धर्म को मानता था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बौद्ध धर्म को इसने मेनली तो जैन धर्म को बाद में संरक्षण दिया, लेकिन ये और इसके जो बाद में जो आने वाले जो अशोक वगैरह थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो इन्होंने इनको कर दिया, वो शूद्र घोषित कर दिया। और दूसरा कारण यही था, जब ये शासन में आया तब इसने सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलन, सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो हेलन थी उससे विवाह कर लिया था। और ये बात जो है ब्राह्मणों को पसंद नहीं आई कि भाई के ब्राह्मण समाज का जो हमारा जो राजा है वो किसी यवन के साथ में विवाह कैसे कर सकता है, ये भी बात उनको सही नहीं लगी, तो उन्होंने शूद्र बता दिया। और अशोक को भी इन्होंने शूद्र ही बताया है। अब जो क्षत्रिय कहने वालों में मेनली जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं। और एक बात यहाँ पर और मिलती है विष्णु पुराण के अंदर। विष्णु पुराण में लिखी हुई है कि शिशुनाग वंश के बाद में जो वंश आएंगे वो के शूद्र वंश के होंगे। शिशुनाग वंश के बाद में जो वंश आएंगे वो शूद्र वंश के होंगे। लेकिन इसके बाद में हमने देखा है कि जो नंद जो राज्य था, तो वो नंद वंश था, वो भी वो शूद्र वंश का था, शूद्र वंश को देने वाला था। ठीक है। अब क्षत्रिय जो बौद्ध ग्रंथों ने इसको क्षत्रिय बताया चंद्रगुप्त मौर्य को। और ऐसा बताया कि ये जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो शाक्य जो गणराज्य था, शाक्य गणराज्य की एक शाखा था, है ना। शाक्य गणराज्य का एक शाखा थी। और एक शासक से एक राजा के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने पिपली वन के अंदर शरण ले रखी थी। और ये मौर्य थे, और वहाँ के ये मौर्य थे, इसलिए ये मौर्य कहलाए। ये बौद्ध ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। और जैन ग्रंथों में भी इन्होंने ज़्यादातर इसको चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया है। और सामान्य कुल में उत्पन्न मेनली जो जस्टिन यूनानी शासकों के अंदर सिर्फ एक ही है जो चंद्रगुप्त के उत्पन्न होने यानी कि उत्पत्ति की, जो मौर्य वंश की उत्पत्ति की जानकारी देता है वो जस्टिन है। जस्टिन ने बताया कि सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था, सामान्य कुल में।
अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान। पंजाब पर विजय। मगध की विजय। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। मार्क। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। ठीक है, मेनली हम कुछ इन चार जो बिंदुओं के अंदर हमने ये बांट दिया है। पंजाब पर विजय। देखो, हमने अभी पहले बात की थी जो चंद्रगुप्त जो सिकंदर हैं, सिकंदर का आक्रमण के बाद में वो 2-3 साल में बाद में ख़त्म हो गया था। ख़त्म हो जाने के बाद में उसके जो शासन जहाँ पर स्थापित किया था उसने जो राज्य उन्होंने हड़पा था, जो साम्राज्य उसने अपने अधीन किया था, वहाँ पर कलह हो गई, आंतरिक कलह हो गई। और उस कलह का फ़ायदा उठाकर, जैसे सेल्यूकस ने भी, सिकंदर ने भी भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर जो साम्राज्य में कलह का फ़ायदा उठाकर उस राज्य को अधिकार में कर लिया था, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उस चंद्रगुप्त सिकंदर के मरने के बाद उस क्षेत्र के अंदर आंतरिक कलह का फायदा उठाकर उस राज्य को पहले हड़प लिया, उसको अपने अधिकार में कर लिया। उसको अधिकार में कर लेने के बाद में फिर वो दूसरी जगह की ओर बढ़ा। यानी कि इसमें क्या लिखोगे कि आंतरिक कलह का फायदा उठाकर, आंतरिक कलह का फायदा उठाकर। फिर मगध की विजय। अब हम जानते हैं कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं मगध में नंद शासकों का विनाश कर दूंगा। तो उसने फिर चंद्रगुप्त मौर्य से सहायता ली, उसको शिक्षा दीक्षा देकर फिर उसके ऊपर घनानंद के ऊपर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। लेकिन मगध पे जो आक्रमण किया वो उसको अधिकार में लिया, वो तो बात चलती है, लेकिन किस प्रक्रिया के तहत लिया, कैसे लिया, इसकी हमें ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। अब सेल्यूकस निकेटर का जिस युद्ध हुआ है उसकी हमें डिटेल यूनानी जो शासक है इन्होंने अपनी जो घटनाओं के अंदर बहुत सारी डिटेल के अंदर लिखा है, तो इससे हमें जानकारी ये मिलती है सेल्यूकस निकेटर के युद्ध की। सेल्यूकस निकेटर ने ये सोचा कि अब उत्तर जो अपने जो अपने पहले का जो शासक था सिकंदर के अधीन जो क्षेत्र था वो मैं बनाए रखूं, और उस क्षेत्र को वापस अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने पर किया और उसे लगा कि उसे मैं हड़प लूँगा, लेकिन वो हड़प नहीं पाया क्योंकि पहले वाली स्थिति अलग थी और अब स्थितियाँ थोड़ी बदल चुकी थी। और उसे सेल्यूकस को युद्ध में हारना पड़ा। युद्ध में हारने के बाद में इनके बीच में संधि हुई और संधि के अंदर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो बेटी थी उसका विवाह, अपनी बेटी हेलेन का विवाह
चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इसके अंदर जो एक तो ये हुआ, और उसके बाद में इस संधि के तहत 4 प्रदेश थे। 4 प्रदेश का भाग जो था वो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। एक तो एरिया, अराकोसिया, तीसरा पेरापेमिसदाई, एक जेड्रोसिया। एरिया हेरात, राकोसिया कांधार, आज का जो कांधार है वो, पेरापेमिसदाई काबुल, और जेड्रोसिया है मकरान। और इसके बदले में चंद्रगुप्त, अब ये सेल्यूकस निकेटर था, चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था, और युद्ध में वो उसके जो हाथी थे, हाथी से वो बहुत प्रभावित हुआ। सेल्यूकस निकेटर के हाथी उसने देखे तो बहुत प्रभावित हुआ। इतने बड़े बड़े के पशु जिससे कि वो युद्ध लड़ता था, उसने 500 भाई के मुझे के 500 हाथी तो देना ही पड़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिए। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए। ठीक है, अब आते अन्य विजयों पे। अन्य विजयों में आप देखिए, आप सकल जम्बूद्वीप, यानी कि पूरे जम्बूद्वीप के ऊपर इस चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है, तो उसमें देखिए आप पहले तो ये, हाँ, उत्तर के अंदर कश्मीर वाला भाग इसका था। इधर देखे तो पंजाब वाला इलाके पर ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बाद में दक्षिण में उत्तरी मैसूर, नेपाल का तराई क्षेत्र, अब उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा पर तो कलिंग क्षेत्र था, उसके ऊपर तो अशोक ने किया था। बाकी जो क्षेत्र थे, कश्मीर था, पंजाब था, उत्तरी मैसूर था, नेपाल का तराई क्षेत्र था, और गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र था, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, इसके ऊपर भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय की। इसके अलावा एक देखिए महास्थान अभिलेख मिला है। महास्थान अभिलेख कहाँ से? बंगाल से। तो वो किसके टाइम का है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इससे भी ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने महास्थान अभिलेख जब इसका बंगाल में मिलता है, तो ये वाला क्षेत्र जो है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता होगा, क्योंकि उसके बाद में जो बिंदुसार है, बिंदुसार के कोई अभिलेख नहीं मिलते, इन दूसरे क्षेत्रों में भी नहीं मिलते। और बिंदुसार का जो क्षेत्र था, बिंदुसार ने जो चंद्रगुप्त का जो क्षेत्र था वो बिंदुसार ने सुदृढ़ बनाए रखा, लेकिन कोई नया क्षेत्र उसने नहीं जीता। ठीक है, तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन परिचय के बारे में और उसके विजयों के बारे में पता किया।
और अगली क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।